स्वागत है दोस्तों। आज की इस वीडियो क्लास में हम उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर पढ़ेंगे जिन प्रश्नों को हमने आपको पिछले एक महीने में क्विज के रूप में यूट्यूब में दिया हुआ था। इन सारे प्रश्नों के उत्तर आप लगातार देते रहे। लगभग 3 से 4 हज़ार लोग लगातार सारे प्रश्नों पर बने रहे, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि कितने प्रतिशत लोगों ने सही उत्तर दिए हैं और कितने प्रतिशत लोगों ने गलत उत्तर इन प्रश्नों के दिए हैं। तो इन सारे प्रश्नों के साथ आप ये देख पाएंगे कि ये रेशियो कितना है। अगर 4000 लोगों में से 10% भी लोग अगर प्रश्नों के गलत उत्तर देते हैं तो उनकी संख्या 400 होती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए ये सारे प्रश्न हम आपके लिए लेकर के मौजूद हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, याद हो कि न याद हो नामक संस्मरण के लेखक कौन हैं? तो इसके जो ऑप्शन थे उसके साथ इसका सही उत्तर है काशीनाथ सिंह। और 1992 ईस्वी में ये इनकी रचना संस्मरण नामक रचना प्रकाशित हुई थी। अब आप देखिए 76% लोगों ने ही इसका सही उत्तर दिया है। बाकी 6% राजेंद्र यादव, रविंद्र कालिया और दूधनाथ सिंह पे लोग भटक गए। तो ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए। ये बहुत सामान्य प्रश्न हैं और सामान्य प्रश्नों के उत्तर जब हम गलत देते हैं तब कहीं ना कहीं लगता है कि हम मेरिट से बाहर हो रहे हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि सामान्य प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। दूसरा प्रश्न है, हिंदी शब्द सागर की भूमिका शुक्ल जी ने कब लिखी? 1920, 1925, 1939, 1929। तो इसका सही उत्तर था 1929। इसका सही उत्तर 86% लोगों ने दिया हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी शब्द सागर की जो भूमिका हिंदी साहित्य का विकास नाम से लिखी वो 1929 में, और 1939 में उसी का परिवर्धित और संशोधित रूप जो बढ़ाकर उन्होंने किया वो हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशित हुआ। तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। शेखर एक जीवनी उपन्यास के कितने भाग हैं? हमने ये पूछा था प्रश्न में। ऑप्शन कई सारे थे, इसमें सही उत्तर था 2। शेखर एक जीवनी उपन्यास के कुल 2 भाग हैं। अब समझिए कि इसका केवल 81% लोगों ने सही उत्तर दिया और लगभग 3100 लोगों ने इसके आंसर दिए हैं। अब आप रेशियो निकालेंगे तो ये संख्या 400-500 में जाएगी, जो कि गलत बता रही है। तो आपको इसे ध्यान रखना है, नज़रअंदाज नहीं करना है। साथ ही ये ध्यान रखिए कि जो लोग यूपी हायर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, विष्णुकांत शास्त्री जी की जो पुस्तक है संस्मरण लगी हुई है सिलेबस में, सुधियाँ उस चंदन के वन की, उसमें उन्होंने अज्ञे जी के साथ अपनी जो वार्ताएं हैं उसका उल्लेख किया हुआ है। और उसमें उन्होंने बताया कि अज्ञे जी ने शेखर एक जीवनी का तीसरा हिस्सा भी लिख करके तैयार रखा, लेकिन वो प्रकाशित नहीं हो पाया है। अब तक उसकी कोई सूचना हमारे पास नहीं, लेकिन उस पुस्तक में ये उल्लेख है। तो जो लोग हायर का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो ध्यान रखें कि अज्ञे जी की तीसरी पुस्तक, तीसरा खंड शेखर एक जीवनी का तैयार हो चुका था, उसमें उल्लेख है। अगला प्रश्न है, साहित्य का श्रेय और प्रेय निबंध के लेखक कौन है? नंदुलारे वाजपेयी, जैनेन्द्र, अज्ञे, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका जो सही उत्तर है वह है जैनेन्द्र। साहित्य का श्रेय और प्रेय निबंध के लेखक जैनेन्द्र जी हैं। 2300 लोगों ने आंसर किया, जिसमें से केवल 82% लोगों के उत्तर सही हैं। ये बहुत सामान्य से प्रश्न होते हैं, एक तरह से वन लाइनर ही प्रश्न है ये। इनके उत्तर में आप गलती न करें, हम यही उम्मीद करते हैं। अगला प्रश्न, आचार्य शांति प्रसाद द्विवेदी किस प्रकार की समीक्षा के लिए जाने जाते हैं? व्यक्तिवादी, छायावादी, मनोवैज्ञानिक, प्रभाववादी। तो इसका सही उत्तर है प्रभाववादी। प्रभाववादी समीक्षक माने जाते हैं आचार्य शांति प्रसाद द्विवेदी, शांतिप्रिय द्विवेदी। और आचार्य शुक्ल जी ने इन्हें इम्प्रेशनिस्ट क्रिटिसिज्म कहा है, यानी कि जो प्रभाववादी समीक्षा है वो इम्प्रेशन जमाती है। रचना का अगर कोई समीक्षा लिखता है तो उसका इतना भव्य रूप समीक्षा में ही लिख देता है कि उसका इम्प्रेशन बढ़ जाता है, इसलिए इसे प्रभाववादी समीक्षा कहा गया है। तो शांतिप्रिय द्विवेदी जी इम्प्रेशनिस्ट श्रेणी में आते हैं। ठीक। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा काव्य हेतु नहीं है? तो आप सभी जानते हैं काव्य हेतुओं की संख्या कितनी है? 3 काव्य हेतु हैं। कौन कौन से? प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। प्रेरणा काव्य हेतु नहीं है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। और सर्वसम्मति से सभी आचार्यों ने प्रतिभा को काव्य हेतुओं में सर्वोच्च स्थान दिया है और अभ्यास को तीसरे नंबर पे रखा है। अभ्यास को तीसरे नंबर पे रखते हुए दंडी जी कहते हैं कि यदि कोई कवि
उसके अंदर प्रतिभा नहीं है, व्युत्पत्ति की क्षमता नहीं है, तो वो अभ्यास के द्वारा भी, परिश्रम के द्वारा भी सरस्वती को साध सकता है, ऐसा दंडी जी कहते हैं। अगला प्रश्न है, आपका बंटी उपन्यास में बंटी की माँ का नाम क्या है? हमने ऑप्शन में दिया था सुशीला, शगुन, मालती, शकुन। तो इसका सही उत्तर था शकुन। अब देखिए 3300 लोगों ने आंसर किया और 72% लोगों के ही सही उत्तर हैं। तो आप इस रेशियो को भी ध्यान में रखते रहें। आपने जो उत्तर दिया हो आप उसे भी ध्यान में रखें कि ऐसा क्यों हुआ, आपने गलत क्यों दिया, या जानकारी नहीं थी, या आप अभी तक वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं इन सारे टेक्स्ट पर। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के अपनी तैयारी को और मजबूत करिए। अगला प्रश्न, मदनाष्टक किसकी रचना है? रहीम, रसखान, नाभादास, कविगंग। तो इसका जो सही उत्तर था रहीम। 2800 लोगों ने आंसर किया, 80% सही निकले। अगला प्रश्न, गंधमादन निबंध के लेखक कौन है? विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, विष्णुकांत शर्मा, रामदर्श मिश्र। तो इसका सही उत्तर है कुबेरनाथ राय। गंधमादन निबंध संग्रह के लेखक कुबेरनाथ राय। 3100 लोगों ने आंसर किया, 84% सही थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी का पक्का दुश्मन किसे कहा है? ऑप्शन, जॉर्ज रियर्सन, गारसा दत्तासी, शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह। तो इसका सही उत्तर है गारसा दत्तासी। आचार्य शुक्ल जी ने गारसा दत्तासी को हिंदी का पक्का दुश्मन कहा है। 4200 लोगों ने इसका आंसर किया, 73% सही है। तो ये रेशियो जो है आपको ध्यान रखना है ताकि आप गलत उत्तर न दें। कठिन प्रश्न हैं, बड़े प्रश्न हैं, टेक्स्ट से कोई लाइन पूछ ली गई है, टेक्स्ट की कथा वस्तु के बारे में कुछ पूछ लिया गया है, वो अलग बात है, लेकिन रचनाओं के नाम के आधार पे आपके उत्तर गलत नहीं होने चाहिए। अगला प्रश्न, एक पीली शाम कविता के लेखक कौन है? एक पीली शाम उत्तर प्रदेश की जो हायर की परीक्षा होने वाली है उसमें यूजीसी नेट में लगी हुई है और इसका सही उत्तर है शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह की कविता है एक पीली शाम। 81% लोगों ने सही उत्तर दिया है। अगला प्रश्न, एक और द्रोणाचार्य और खजुराहो का शिल्पी, ये दो नाटक किसने लिखे हैं? दोनों नाटक किसके हैं? ऑप्शन, सुरेंद्र वर्मा, सर्वस्वी दयाल सक्सेना, शंकर शेष, गिरिराज किशोर। इसका सही उत्तर है शंकर शेष। एक और द्रोणाचार्य और खजुराहो का शिल्पी नाटक शंकर शेष का है। अगला प्रश्न जो हमने दिया था, दूसरा ताजमहल जो सन 2002 में प्रकाशित हुआ है, इसकी लेखिका कौन है? तो इसका सही उत्तर था नासिरा शर्मा। नासिरा शर्मा की कहानी है दूसरा ताजमहल। ये संग्रह है, 2002 में प्रकाशित हुआ, इसे आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? मूल व्यंजनों की संख्या 33, संयुक्त व्यंजन 4, स्वरों की संख्या 11। अगला प्रश्न है, 34वां व्यास सम्मान 2024 इस बार किस साहित्यकार को मिला? तो इसका जो सही उत्तर है वह है सूर्यबाला। अब देखिए आप यहाँ ये करंट अफेयर्स की जानकारी है, तत्काल में जो रचनाओं पर जो पुरस्कार मिल रहे हैं उसकी जानकारी कितने लोगों को है। तो 2300 लोगों ने आंसर किया था, जिसमें से 55%, एक तरह से मानिए कि आधे लोगों को ही पता था कि 34वां व्यास सम्मान 2024 का सूर्यबाला को मिला है। किस रचना के लिए मिला है वो ध्यान रखिएगा ताकि आगे न गलत हो। रेणु की डायरी नामक उपन्यास के लिए 34वां व्यास सम्मान सूर्यबाला को दिया गया। विधा भी ध्यान रखेंगे, रचना का नाम भी ध्यान रखेंगे और किस नंबर का पुरस्कार रहा है इस बार ये भी, ठीक। अगला प्रश्न है, घनानंद कवित्त के संपादक कौन है? घनानंद कवित्त के संपादक कौन हैं? तो ये यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं में जो घनानंद जी की आपको रचनाएं पढ़नी हैं उसके संपादक घनानंद कवित्त नाम से विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी हैं। और घनानंद कवित्त के बारे में नाम आता है घनानंद के ही शिष्य ब्रजनाथ का नाम। तो जब आधुनिक समीक्षकों या रचनाकारों के नाम में आएगा तो आपको विश्वनाथ प्रसाद मिश्र को करना है, और घनानंद कवित्त के संपादक या उसकी टीका के संपादक का नाम आएगा तो आप ब्रजनाथ पे ध्यान रखिएगा जो कि घनानंद के शिष्य थे। अगला प्रश्न है, नाक का बाल होना मुहावरा का क्या अर्थ है? ये हमने दिया हुआ था। तो नाक का बाल होना अधिक प्रिय होना,
इसका सही उत्तर है। जैसे कहते हैं ना कि रमेश तो नेताजी के नाक का बाल है, माने बहुत प्रिय है, ये बहुत नज़दीकी होने का एक तरह से अर्थबोध कराता है। अगला प्रश्न है, कारवां एकांकी संग्रह के लेखक कौन है? ऑप्शन भुवनेश्वर, रामकुमार वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर, उपेंद्र नाथ अश्क। तो इसका जो सही उत्तर था भुवनेश्वर। अब देखिए 64% लोगों को ही केवल इसका सही उत्तर पता था, जबकि 4200 लोगों ने आंसर किया हुआ है कि कारवां ये किस विधा की रचना है, एकांकी विधा की, और इसके लेखक कौन है, भुवनेश्वर। अगला प्रश्न है, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन किस शहर से होता था? ऑप्शन बनारस, इलाहाबाद, कानपुर, दिल्ली। तो इसका जो सही उत्तर है वह है इलाहाबाद। और देखिए 69% लोगों ने दिया है सही उत्तर और 3400 लोगों ने आंसर किया था पूरा। तो ये संख्या, गलत उत्तर बताने वालों की संख्या भी बड़ी है जितना सही उत्तर बताने वालों की है। लगभग मानिए कि इतनी गलतियां नहीं होनी चाहिए इतने लोगों के, तो आप इसको सुधारें। नई कविता पत्रिका इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी। इसके संपादक जगदीश गुप्त जी थे। 1954 से संभवतः यह पत्रिका प्रकाशित होती थी, नई कविता। अगला प्रश्न, जयचंद प्रकाश के रचनाकार कौन है? ऑप्शन जगनिक, भट्टकेदार, श्रीधर, नरपतनाल। तो इसका जो सही उत्तर है भट्टकेदार। जयचंद प्रकाश भट्टकेदार जी की रचना है। अब आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि नरपतनाल ने कौन सी रचना लिखी है, ये आपको बताना है। त्वरित बताएंगे तो समझ में आएगा कि आपको याद है या नहीं। अगला प्रश्न है, शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष क्या है? ऑप्शन 1862, 1870, 1883, 1888। तो इसका सही उत्तर है 1883। 81% लोगों ने सही उत्तर दिया है, 3300 लोगों ने पार्टिसिपेट किया इसमें। तो आप क्विज वाले हमारे जो प्रश्न हैं उनमें भी शामिल हुआ करें, ताकि हम सुबह शाम एक एक प्रश्न देते हैं। प्रतिदिन अगर 2 प्रश्न भी है तो आप रेशियो देखेंगे, इन सारे प्रश्नों को आप देख रहे होंगे तो ये पूरे 1 महीने के प्रश्न हैं और धीरे धीरे ये सारे प्रश्न आपके पक्के रूप से तैयार हो जाते हैं। तो आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम के लिंक को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ भी बहुत सारी जानकारी आपको मिलती रहेंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको हमारा प्रयास सही लगता है, हमारे वीडियोज़ सही लगते हैं। अगला प्रश्न है, कवित्त रत्नाकर किसकी रचना है? ऑप्शन रहीम रसखान, सेनापति, चिंतामणि त्रिपाठी। तो इसका सही उत्तर था सेनापति। कवित्त रत्नाकर सेनापति जी की रचना है। 74% लोगों ने सही उत्तर दिया, 4100 लोगों ने पार्टिसिपेट किया इसमें। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र किस प्रकार के आलोचक माने जाते हैं? ऑप्शन सौष्ठववादी, रसवादी, प्रगतिवादी, मार्क्सवादी। तो डॉक्टर नगेंद्र रसवादी समीक्षक या आलोचक माने जाते थे। अगला प्रश्न है, हमने राम की शक्ति पूजा पढ़ाया है आपको पिछली क्लास। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पद्मावत पे, राम की शक्ति पूजा पे, अंजू दीदी पे, चंद्रगुप्त नाटक पे जा कर के हमारे वीडियोस में देख सकते हैं। चैनल पेज पे जा कर के ये पंक्ति देखिए राम की शक्ति पूजा की, रघुकुल गौरव लघुए जा रहे तुम इस क्षण, तुम फेर रहे हो पीठ हो रहा जब जयरण। ये पंक्ति राम की शक्ति पूजा में राम से किसने कही है? तो इसका सही उत्तर है विभीषण ने। विभीषण ने राम से कहा जब राम निराश हो जाते हैं कि रघुकुल के गौरव हैं आप, और अब आप अपना मन छोटा किए जा रहे हैं इस क्षण पर, जबकि हम विजय प्राप्त करने वाले हैं। ये विभीषण कहते हैं राम की शक्ति पूजा में। अब देखिए अगला प्रश्न बहुत सामान्य प्रश्न है, लेकिन केवल 4200 लोगों में से आधे लोगों ने ही इसका सही उत्तर दिया था कि प्रथम आयाम किसकी कविताओं का संग्रह है? तो इसका सही उत्तर था महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की रचनाओं का कविताओं का संग्रह है प्रथम आयाम। अब प्रथम आयाम को केवल 4200 लोगों में से केवल 2100 लोग ही जान है। 2100 लोग एक बड़ी संख्या है जो कि नहीं जान रहा है प्रथम आयाम किसकी कविताओं का संग्रह है। तो आप दोबारा इस प्रश्न को गलत न करें, इसे ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके हाथों प्रदान किया गया? ऑप्शन श्रीमती इंदिरा गांधी, मिस कैथेराइन, श्रीमती मार्गरेट चैथर, महात्मा गांधी। तो इसका जो सही उत्तर है वह है श्रीमती मार्गरेट चैथर। मार्गरेट चैथर ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थी। 1983 में इन्हीं के हाथों से ज्ञानपीठ पुरस्कार महादेवी वर्मा जी को प्रदान किया गया। ये जो तथ्य है
जो लोग सुधियाँ उस चंदन के वन की पढ़ रहे होंगे विष्णुकांत शास्त्री जी की, उसमें देखेंगे कि महादेवी पर जो उन्होंने दीप बुझ गया शिखा अमर रही शीर्षक से महादेवी वर्मा पर उन्होंने लिखा हुआ है, उसमें ये बात उन्होंने बताई कि मार्गरेट चैथर उन्होंने अपने हाथों से ज्ञानपीठ पुरस्कार महादेवी वर्मा को दिया और महादेवी वर्मा को एक और पुरस्कार मिला, सिक्सरिया पुरस्कार। वो किसके हाथों मिला उन्हें? महात्मा गांधी के हाथों। वो भी सुधियाँ उस चंदन के वन की पुस्तक में उसका उल्लेख आता है। तो ये ध्यान रखें तथ्य, ताकि परीक्षाओं में आप गलत न करें। अगला प्रश्न है, भागवत भूमि उत्तर यात्रा नामक संस्मरण के लेखक कौन है? भागवत भूमि उत्तर यात्रा, तो इसका जो सही उत्तर है विष्णुकांत शास्त्री। विष्णुकांत शास्त्री जी ने सुधियाँ उस चंदन के वन की अपने संस्मरण पुस्तक में भागवत भूमि की उत्तर यात्रा का वर्णन किया हुआ है, जो कि ये पुस्तक सुधियाँ उस चंदन के वन की संस्मरण और यात्रा वृत्तांत की पुस्तक है। इसलिए इसमें भागवत भूमि उत्तर यात्रा नाम से एक यात्रा का संस्मरण भी विष्णुकांत शास्त्री जी ने किया हुआ है, जिसमें भी अज्ञेय के साथ भागवत भूमि यात्रा पे निकलते हैं। तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा की दृष्टि से ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न जो कल हमने आपको क्विज के रूप में दिया कि भाषा के क्षेत्र में ट वर्ग का विकास किसके प्रभाव की देन है? अब देखिए 1900 लोगों ने, लगभग मान लीजिए कि 2000 लोगों ने अगर पार्टिसिपेट किया और 50% ही सही देते हैं उत्तर, इसका मतलब 1000 लोगों ने गलत उत्तर दिया हुआ है कि हिंदी भाषा में ट वर्ग का विकास किसके प्रभाव की देन है। तो इसका सही उत्तर है द्रविड़। दक्षिण से ट वर्ग की ध्वनियों का विकास हिंदी भाषा में दिखाई पड़ता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, तो इसे गलत न करें, इसे नोट डाउन कर लें या याद रख लें कि ट वर्ग का विकास द्रविड़ भाषा वर्ग से हुआ है, द्रविड़ से दक्षिण से हुआ है। तो दोस्तों इस तरह से हमने उन सभी प्रश्नों को आपके लिए यहाँ पे मौजूद किया जो हमने पिछले 20-25 दिनों में आपके लिए क्विज के रूप में प्रस्तुत किया हुआ था। ये सारे प्रश्न आप सभी ने इन सब में पार्टिसिपेट किया। परसेंटेज कितने रहे सारे प्रश्नों में सही उत्तर देने वालों के, और कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, इससे आप मूल्यांकन करिए, ताकि आने वाले जो भी परीक्षाएं हैं वो बेहतर ढंग से आप कर सकें। और ये सारे प्रश्न ऐसा नहीं है कि किसी एक परीक्षा के लिए उपयोगी हैं, ये टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, जिन्हें हम बहुत अति सामान्य समझ के छोड़ देते हैं। वो सारे प्रश्न कभी कभी घातक बन जाते हैं हमारी मेरिट डाउन करने के लिए। तो इन्हें ध्यान रखिए। फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।